तो नमस्कार। आज है लेक्चर नंबर 4 सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज का टॉपिक है लेटरिंग, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर एंड न्यूमरल। ये लेटरिंग मतलब लेटर जो ABCD हम लिखते हैं वो। यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ ही गया होगा। कोर्स आउटकम अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सीखने के बाद सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम जो अचीव होगा वो है प्रिपेयर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट। लर्निंग आउटकम आज के लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू ड्रॉ सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स एंड न्यूमरल्स। आज के लेक्चर के बाद स्टूडेंट सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर और न्यूमरल को ड्राइंग करके बना पाएगा। अगली 2 स्लाइड में एक एक करके 2 ड्राइंग में दिखाऊंगा। आप बताओ दोनों में से कौन सी बेटर दिखती है। समझ गए? इसे पहचाना? राइट बंधुओं ने दुनिया का सबसे पहला जो उड़ने वाला विमान बनाया था उसका पेटेंट कराया था। समझते तो हो गए शब्द का मतलब पेटेंट कराना। इसका मतलब ये है कि ये डिज़ाइन उनके नाम से पेटेंट है, इस डिज़ाइन को कोई और उपयोग नहीं कर सकता, उनकी इजाज़त लेके करेगा। अगर करना है उपयोग तो, और उपयोग किया है तो उनको कुछ रॉयल्टी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। कैसी दिख रही ड्राइंग? ओरिजिनल है ये उनकी, राइट बंधुओं की, इतनी पुरानी। ध्यान से देखो। अब एक ड्राइंग और देखो, अगली एक ड्राइंग और है। ये तो नॉर्मल किसी घर की है। देखो यहाँ पे ढलान वाली छत है, ये सरिये दिखा रहे हैं, ये बीच में शायद ओपनिंग है, लिखा है नहीं, RCC की फुटिंग का है ये, सॉरी फुटिंग का है। ये भी फुटिंग है, साइड है, ये साइड व्यू है, क्रॉस सेक्शन का व्यू है ये, सॉरी। ये ये कौन सा व्यू है? ये एलिवेशन है। ये सरियों का है, दिखा रहे हैं सरिये किस किस तरह से लगाने हैं। वैसे दोनों में से कौन सी ड्राइंग तुम्हें दिखने में अच्छी लग रही है? ये वाली या ये वाली? मुझे पता है ये वाली आपको सेकंड वाली ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। इसके कई कारण हैं। एक तो ये फेडेड है ना, हालांकि पुरानी ड्राइंग है इसलिए फेडेड लग रही है। रंग इसका पुराना हो के उड़ गया होगा। हो सकता है जब ये बनी होगी ड्राइंग तब इसका रंग एकदम बढ़िया होगा, एकदम वाइट पेपर पे बनाया होगा। पर फिलहाल तो ये एकदम ज़्यादा अच्छी ड्राइंग इसलिए भी दिख रही है क्योंकि इसमें आप देखो जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी है, जहाँ जहाँ भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखी हुई है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एकदम कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है। फिनिशिंग का अंतर है, जो लिखा है उसकी फिनिशिंग है। जैसे देखो WING भी लिखा है तो ये तिरछे तिरछे अक्षरों से लिखा है। यहाँ पे कितनी सारी लाइन है, एकदम कुछ कुछ कर रखा है, बहुत ज़्यादा लाइन और नंबर लिखे हुए हैं। ये फिगर का जी देखो कैसा लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से लिख दिया है जी। 1 भी ऐसा लग रहा है। वो देखो उस जमाने में इसे एरोप्लेन नहीं कहते थे क्योंकि बना ही नहीं था, तो उन्होंने नाम दिया था फ्लाइंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो उड़ सकती है। फिर ये बने एरोप्लेन, नाम बना इनका। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो है द टॉप प्लान ऑफ द राइट एरोप्लेन।
गजब। पर देखो यहाँ पे भी अलग अलग लाइनों के ऊपर जो लेटर लिखे हुए हैं वो तिरछे तिरछे हैं, और यहाँ पे सब कुछ एकदम सीध में है, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। एक्चुअली क्या है, ड्राइंग कितनी ही अच्छी क्यों ना बने, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी अच्छी तरीके से एकदम सफाई से लिखा होना, तो ड्राइंग कुल मिला के अच्छी दिखती है। क्योंकि ड्राइंग अपने आप में कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन के बिना, टेक्निकल में तो, टेक्निकल ड्राइंग की बात करें तो टेक्निकल ड्राइंग में इन्फॉर्मेशन भी तो लिखना ही है। तो आज का टॉपिक यही है, आज का टॉपिक यही है कि कैसे टेक्निकल ड्राइंग में लिखेंगे। और आपको लग रहा होगा उसमें क्या है, ABCD जैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर, डोर, विंडो ऐसे लिख देंगे, RCC, ऐसा इतना आसान नहीं है। हर चीज़ के, हर चीज़ को अपन पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसमें कुछ तो बात होगी जो अगर आपने नहीं पढ़ी, मान लो आज का लेक्चर आपने नहीं पढ़ा, तो नुकसान कुछ ना कुछ तो होगा जो एग्ज़ाम में ड्राइंग बनाने में या ज़िंदगी भर काम आएगा। तो क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी लिखा हुआ है वो एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। जैसे कई बार ऐसा होता है, तुम्हारी क्लास में भी कुछ ऐसे रहे होंगे अपने स्टूडेंट, उनको नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जब वाइवा में बोलने की बारी आती है तो अपनी भावनाओं को, वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। या ऐसे भी स्टूडेंट आपके क्लास में रहे होंगे पहले, या हो सकता है आपकी खुद की ये स्थिति रही हो कि आपको आता तो है सवाल का हल, लेकिन आप अच्छी हैंडराइटिंग में उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम के प्रेशर में, या हो सकता कोई और कारण हो, आदत नहीं है। तो कई बार अपने साथ ऐसा होता है कि नॉलेज या इन्फॉर्मेशन तो है पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो, उस चीज़ को आप इतना हल्के में मत लो। सामने वाले को क्या पता आपको नॉलेज है कि नहीं, जब तक वो पढ़ के नहीं समझेगा। इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते तो यही माना जाता है कि नॉलेज भी नहीं है। वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, अच्छी हैंडराइटिंग होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पढ़ाई करके आपको जानकारी हासिल करना। इस चीज़ को हल्के में मत लो, ज़िंदगी भर इसका फ़ायदा मिलता है अगर अच्छी हैंडराइटिंग है तो। उसी तरह से नीट एंड क्लीन ड्राइंग आपने बना दी, लाइनें बनाई, कर्व बनाए, पॉइंट्स बनाए, उनको जोड़ा, बढ़िया आपने एक डायग्राम बना लिया। लेकिन उसके साथ जो लिखा है इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि RCC द रेशो इज़ 1:1.5:3, ऐसा कुछ लिखा है। मान लो आपने लिखा है कि यूज़ ऑफ Fe415 स्टील इज अज्यूम्ड, मैं मन से कुछ भी बता रहा हूँ, अभी आपको शायद ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। या हो सकता है आपने ये लिखा हो ओपन वरांडा, मान लो अपने घर का नक्शा बनाया, तो ये तो निश्चित बात है कि आपको लिखना तो कुछ कुछ है ही, भले आप घर का भी नक्शा भी बनाओगे तो भी आपको लिखना है। तो वो जो भी लिखा है आपने ऐसे ही हाथ से आड़ा टेढ़ा लिख दिया तो पूरी ड्राइंग वाहियात दिखेगी। अगर मान लो ये डिप्लोमा करके, या अभी आपने स्टूडेंट लाइफ में ही जो भी अभी 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आएगा कि बिल्डिंग ड्राइंग, तो उसको सीखने के, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या होता है, आप घरों के नक्शे बनाना सीखोगे। तो मान लो आपने अभी से ये काम शुरू कर दिया, कोई बुराई नहीं है, 100-200 रुपये लिए कोई अंकल ने पहचान के, उनके लिए आपने ड्राइंग बना के दी। अगर उसकी लाइन है तो सही साट खींची, आपने ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिख दिया तो वो अगली बार वो काम मुश्किल से आएगा, क्योंकि क्या होता है उससे प्रोफेशनलिज्म नहीं झलकती। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार हैंडराइटिंग इतनी कंफ्यूजिंग रहती है कि समझ में नहीं आता लिखा क्या है। कंफ्यूजिंग कैसे, जैसे आर, छोटा आर बनता है ना,
तो कुछ लोग उसको उल्टे वी, उल्टा क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग उसको वी की तरह बनाते हैं आर बीच में वो घुमा के, और कुछ लोग प्रॉपर आर जैसे दो तरह से आर बनता है ना, मैं अभी कैसे बताऊँ तो और कई बार राइटिंग बहुत ख़राब रहती है किसी किसी की, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या लिखा है। तो इसलिए आपने ध्यान दिया हो कभी आप फॉर्म भरते हो और वो फॉर्म अगर इम्पोर्टेंट है, जैसे बैंक में खाता खुला रहे हो जिसमें काटा पीटी बिल्कुल नहीं चलेगी, या कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें थोड़ा सा भी करेक्शन या कन्फ्यूज़न की गुंजाइश बाद में नहीं होना चाहिए, तो आप देखना हमेशा उस पर लिखा रहता है कि यह फॉर्म को कैपिटल अक्षरों में ही भरें, है रहता है ऐसा। उसका यही कारण है कि कैपिटल लेटर अगर आदमी गंदी हैंडराइटिंग से बनाएगा भी तो भी ज़्यादा चांस है कि समझ में आ जाएगा कि कौन सा लिखा है, ए लिखा है, सी लिखा है, एफ लिखा है, एच लिखा है। अगर कर्सिव हैंडराइटिंग में मतलब छोटे लेटर में लिखेगा तो घसीटा मार हैंडराइटिंग में और समझ में नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेटर के बारे में अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कई चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो याद रखो, कोई पूछे तो बताने लायक और कहीं एग्ज़ाम में आए तो लिखने लायक। तो लेटरिंग क्या है, तो टाइटल मतलब समझते हो, कोई भी शीट का, ड्राइंग शीट का, ड्राइंग का नाम, तो टाइटल लिखना, ड्राइंग शीट में लिखोगे आप टाइटल, जैसे लिख दोगे कि प्लान ऑफ 20 मीटर बाय 40 मीटर प्लॉट एट शिव शक्ति विहार, मान लो ऐसा आप लिखोगे तो ये टाइटल हो जाएगा। डायमेंशन आप लिखोगे, कोई कोई दूरी 20 मीटर है, कोई 5 मीटर है, कोई 3.9 है, कोई कुछ है। नोट्स लिखोगे, जैसे नोट्स लिखते हैं नीचे कि ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, या नोट्स करके लिख दोगे कि नॉर्थ डायरेक्शन इज टूवर्ड्स, जैसे कर करके कुछ भी लिख सकते हैं। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे दरवाजे खिड़की का साइज़ लिखा जाता है अगर घर का नक्शा बनाते हैं तो ये सब चीज़ों को लिखने को हो अपन कहते हैं लेटरिंग, LETTERING। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ड्राइंग का, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्राइंग। लेटरिंग शुड बी डन प्रॉपरली इन क्लियर, लेजिबल एंड यूनिफॉर्म स्टाइल। लेटरिंग बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्लियर, साफ सफाई से। लेजिबल मतलब क्या होता है, पढ़ने में आसान होना। इलेजिबल मतलब पढ़ने योग्य नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, खराब हैंडराइटिंग वालों का ऐसा हो जाता है ना, तो ये लेजिबल है। लेजिबल मतलब समझ में आना, पढ़ाई में आना। एंड यूनिफॉर्म स्टाइल, यूनिफॉर्म मतलब क्या, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे, मतलब सब बच्चों की एक जैसी ड्रेस होती थी, तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो ये यूनिफॉर्म स्टाइल लिखा हुआ है। अब जैसे आप एग्ज़ाम में कॉपी में लिखते हो तो शुरू के 1-2 पन्ने में तो बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग रहती है समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। बाद में हैंडराइटिंग धीरे 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 धीरे, उसके बाद और 2 पन्ने थोड़ी बीच की रहेगी, फिर उसके बाद तो घसीटा मारे एकदम, क्योंकि फिर टाइम का प्रेशर आ जाता है कि अरे भाड़ में गया, अभी तो फिलहाल तो सारे सवाल सॉल्व करने ज़रूरी हैं। तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें, शुरू में अच्छी हैंडराइटिंग है, बीच में कम अच्छी और बाद में बहुत ही बेकार। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी हैंडराइटिंग होना चाहिए। कुछ एग्ज़ाम ऐसी होती हैं जिसमें अगर हैंडराइटिंग या पेन बदल गया, पेन का कलर बदल गया, तो रिजेक्ट हो जाती है आंसर शीट। अभी इस एग्ज़ाम में नहीं होता ऐसा, 10th-12th में नहीं होता है, पॉलिटेक्निक में भी नहीं होगा ऐसा, पर कुछ एग्ज़ाम ऐसी होती हैं। खैर वो सब छोड़ो, ड्राइंग शीट में यूनिफॉर्मिटी लिखने में ज़रूरी है। इसका मतलब ये है सभी अक्षरों के साइज़ सेम हो, लिखने की स्टाइल सेम हो, जिस पेंसिल से लिखे हो उसी पेंसिल से सब दूर लिखा हो, HB से,
2H से, जिससे भी लिखा हो। लिखने में जो, अगर कुछ लोग तिरछा तिरछा लिखते हैं तो वो एक जैसा ही लिखना है। वैसे मैं बता दूं, तिरछा लिखना अलाउड नहीं है, वर्टिकल लेटर होने चाहिए। और चौथा पॉइंट है, इट शुड बी इन प्लेन एंड सिंपल स्टाइल सो दैट इट कुड बी डन फ्री हैंड एंड स्पीडीली। जैसे आपने कैलीग्राफी का नाम सुना होगा, बड़ा घुमा घुमा के, सजा सजा के बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षर उसमें लिखते हैं ना, वो नहीं लिखना है। जो भी लिखना है वो प्लेन और सिंपल स्टाइल में होना चाहिए। जैसे कि ये जो भी मैंने स्क्रीन पे आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसा घुमा घुमा के नहीं लिखा है, सिंपल सिंपल लाइनों से बना दिया है एल, है ना। और भी कुछ भी कैपिटल अक्षर, ये जैसे ये ABCD एकदम सिंपल सिंपल लाइन से बना है। ऐसे ऐसे बनाने हैं ताकि, ताकि देखो क्या लिखा है, सो दैट इट कुड बी डन फ्री हैंड एंड स्पीडीली। क्योंकि ऐसे ऐसे आप बनाओगे और धीरे धीरे बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सिंपल सिंपल ABCD बनाने रहते हैं ताकि बिना स्केल की मदद से भी एक दिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब, जैसे मेरी हो चुकी है, बिना स्केल की मदद से भी, बिना ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट की मदद से भी आप स्पीडीली फटाफट ये लिख पाओ। जैसे मुझसे ऐसा हो जाता था, क्योंकि स्पीडीली भी लिखना जरूरी है, बहुत टाइम नहीं है अपने पास, और फ्री हैंड लिख पाएँ। लेकिन उसके पहले आपको स्केल वगैरह का उपयोग करके पहले तो फ्री हैंड नहीं लिख पाओगे। जब प्रैक्टिस होने लगेगी ना तब ये काम हो पाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे। अच्छा, आखिरी पॉइंट इसमें, यूज़ ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इन लेटरिंग टेक्स कंसिडरेबल टाइम। वही वाली बात जो मैंने कही, एंड हेंस इट शुड बी अवॉइडेड। इन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के उपयोग से लेटर लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसका उपयोग अपन को कोशिश करना चाहिए कम से कम करें। एफिशिएंसी इन द आर्ट ऑफ लेटरिंग कैन बी अचीव्ड बाय केयरफुल एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अच्छे से लेटरिंग लिखने को की कला को आप माहिर बन सकते हो जब आप ध्यान दे के, केयरफुल और कंटिन्यूस, मतलब आए दिन उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे लिखने की। अभी तो लॉकडाउन में क्लास नहीं लग रही थी, अभी भी क्लास नहीं लग रही है, अभी तो लॉकडाउन नहीं है, वरना अभी क्लास आपकी लग रही होती ना तो मैं ये बनवाता आपसे बहुत ड्राइंग। पर अभी आपको घर पे ये सब बना के मुझे भेजना है, और ये नहीं करके भेजोगे तो फिर समझ जाओ एग्ज़ाम में दिक्कत। दो टाइप, ये देखो टाइप्स ऑफ लेटर में दो टाइप के लेटर लिख सकते हैं। पहला लेटर होता है सिंगल स्ट्रोक लेटर, ये नाम है। दूसरे टाइप का लेटर होता है गोथिक लेटर्स। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ABCD ये लिखे हुए हैं, एक एक लाइन से लिखे हैं, देखो, और पतली लाइन है, ये है सिंगल स्ट्रोक लेटर। और यहाँ पे देखो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा हुआ है, ये है गोथिक लेटर। इन दोनों में आपको देख के आप बता सकते हो कि इनमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? देखने में ही फर्क लग रहा है। गोथिक लेटर मोटे मोटे हैं। गोथिक लेटर में देखो आई, इसका जो ये स्टेम है, तना या जो भी कह सकते हैं, ये मोटा है। और यहाँ पे देखो ये टी का ये तना, ये एक लाइन से बना है। वैसे मुझे दिखने में बड़े सुंदर लग रहा है सिंगल स्ट्रोक लेटर्स। एक्चुअली क्या होता है, जो भी चीज़ दिखने में सिंपल होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है आँखों को। ऐसे ABCD लिखना आ जाए तुम्हें तो कितना मज़ा आएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। सिंगल स्ट्रोक लेटर की बात करते हैं। क्रिकेट में स्ट्रोक किस चीज़ को बोलते हैं? बैट अगर घुमा दिया, ऐसे करके बैट घुमा दिया तो वो हो गया स्ट्रोक। तो एक ही बार अगर बैट घुमाया तो उसको कहेंगे सिंगल स्ट्रोक, है ना। जैसे झाड़ू लगाते हैं तो कई स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं। एक बार झाड़ू लगाई
फिर दूसरी बार झाड़ू घुमाई, फिर तीसरी बार झाड़ू घुमाई, तो जाके वहाँ की धूल पूरी हटती है ना। एक ही बार में झाड़ू लगा के पूरी धूल नहीं हटती, मतलब एक जगह पे। रोज झाड़ू लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फर्श पे। तो स्ट्रोक मतलब ये बैट घुमाना स्ट्रोक होता है, ये झाड़ू को ऐसे चलाना घुमाना स्ट्रोक होता है। उसी तरह से पेंसिल या पेन या जो ब्रश होते हैं ना, हाथ में ब्रश लेते हैं पुताई वाले, वो एक बार पुताई का ब्रश दीवार पे ऐसे करके फिरा दिया तो वो एक स्ट्रोक हो गया। लेकिन पुताई ऐसे नहीं होती, उसमें फिर वापस पीछे लाते हैं ब्रश को, फिर आगे ले जाते हैं, फिर पीछे, ऐसे कर करके 4-6 बार कम से कम एक जगह वो पुताई करते करते फिरा देता है, तो जाके वहाँ पे वो सब अच्छे से पेंट उसका लग जाता है। तो सिंगल स्ट्रोक लेटर कैसे बनते हैं? पेंसिल उठाया, कागज़ पर पेंसिल को एक ही बार फिराया। कुछ इस तरह से लिखना होता है कि एक लाइन के ऊपर दोबारा लाइन नहीं बनती है। सिंगल स्ट्रोक लेटर। जैसे जैसे मान लो आपने आई बनाया, तो उसमें जो आई में जो बीच का डंडा होता है, ये ना आई, इसके ऊपर आपने यूं पेंसिल फिराई, उसके बाद दोबारा ऐसी फिरा दी तो हो गया डबल स्ट्रोक लेटर, 2 स्ट्रोक हो गए, है ना। लेकिन अगर एक ही बार ऐसे पेंसिल नीचे की ओर चलाई और आई बन गया आपका, तो मतलब ये सिंगल स्ट्रोक है। तो दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेटर्स, ये सबसे सिंपल फॉर्म के लेटर होते हैं, एंड आर यूजुअली एम्प्लॉयड इन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इन सब का इस्तेमाल अधिकतर इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। यह सिंगल स्ट्रोक लेटर्स को इंडियन स्टैंडर्ड 9609/2001 ने रिकमेंड किया है। मतलब ये समझ लो कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने कह दिया है कि यही वाले लेटर आपको लिखने इस्तेमाल करना है। इनकी थिकनेस ऑफ द लाइन ऑफ द लेटर शुड बी सच दैट इट इज ऑब्टेन्ड इन 1 स्ट्रोक ऑफ पेंसिल। यही मैं पहले समझा रहा था। जो लाइन की थिकनेस है सिंगल स्ट्रोक लेटर में, वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी की पेंसिल के एक बार चलाने से मिलती है। तो जैसे मान लो टी बनाया, तो पेंसिल को टी बनाना है, तो टी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये, इसको पेंसिल को एक बार ही यहाँ से यहाँ तक चला के और फिर पेंसिल उठा लो कागज से, बन जाना चाहिए। 2-3 बार ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। और उसी तरह से ये नीचे ले आए तो ये एक ही पेंसिल से एक ही बार में ये बन जाना चाहिए, है ना। उसके बाद वापस ऊपर ले गए तो गलत हो जाएगा, एक ही बार, 2 बार नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लेटर की बनती हैं, जैसे टी के ऊपर वाला हिस्सा, वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ पेंसिल को ले जाके बनाना है। और जो वर्टिकल लाइन है या तिरछी लाइन है, उनको टॉप से बॉटम पेंसिल को एक ही बार ले जाके बनाना है, फिर पेंसिल उठा लो कागज से। तो सिंगल स्ट्रोक लेटर भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो 2 प्रकार के हैं। एक तो वो लेटर जो प्योर वर्टिकल है, जिसमें ये लाइंस जो वर्टिकल है टी की और आई की, ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के कोण पर हैं। इंक्लाइंड लेटर भी हो सकते हैं, जिसे अपन कंप्यूटर में इटैलिक्स कहते हैं। तिरछे तिरछे लिखते हैं ना कुछ लोग, नहीं है इसका डायग्राम नहीं है, चलो कुछ लोग तिरछे तिरछे लिखते हैं यार, कई लोग लिखते हैं। तो वैसे तिरछे तिरछे लिखते हैं तो 75 डिग्री का एंगल मेंटेन करें तो वो ठीक है। पर सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स ही अपन को हमेशा लिखना है अपनी ड्राइंग शीट में। ये इंक्लाइंड वाले जो लेटर्स हैं, ये मैं पढ़ा तो रहे हैं इसके बारे में आपको, पर ये लिखने नहीं है। सिंगल स्ट्रोक लेटर्स के साइज के बारे में बात करते हैं। जो भी अक्षर लिखे हुए हैं उसका साइज अगर मान लो लिखा हुआ है 10,
इसका मतलब है उस अक्षर की हाइट है 10 mm। अक्षरों की साइज को उनकी हाइट से नाप के बताया जाता है। अगर मान लो ये हाइट है स्मॉल h, तो h कितना कितना आप रख सकते हो साइज, 10 mm, 20 mm, 14 mm, 7 mm, 5 mm। बस ये 3.5 और 2.5 mm ये कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हैं, आप लिखने में अभी उपयोग मत करना। आप 5 mm, 7 mm, 10, 14, 20 इन साइज में से कोई भी ले सकते हैं जो सुविधाजनक लगे। अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ लेटर्स दे आर क्लासिफाइड एज। अब इसमें भी दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक है लेटरिंग ए, एक लेटरिंग बी। ये इनके हाइट के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। अब इसमें क्या रहता है, जो हाइट है उसको 14 बराबर भागों में विभाजित कर दिया अगर, तो उसकी दो जैसे लिखा हुआ है, जैसे ए और बी लिखे हैं साथ में, तो उनके बीच की दूरी फिर इसमें 2 टाइम्स h/14 लेते हैं। और दो वर्ड लिखे हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर दो वर्ड लिखे हैं शब्द, तो उनके बीच की दूरी 6 × h/14 लेते हैं, तो वो हो गया टाइप ए। और उसी उसी के तरह अगर हाइट लेटर की मान लो h है, उसको अगर 14 की जगह यहाँ 10 इक्वल पार्ट में विभाजित करें और फिर उनके बीच की दूरी किनकी, जो कैपिटल लेटर है ABCD अगर कुछ लिखे हैं, तो जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा है तो शुरू में E और N आएगा, तो उनके बीच की दूरी फिर 2 × h/10 लेते हैं। और वर्ड की डिस्टेंस 6 × h/10 लेते हैं, तो फिर ये हो जाता है लेटरिंग टाइप बी। तो ए और बी में कोई खास अंतर नहीं है, बस ये कितने भागों में विभाजित करते हैं और कितनी दूरियां लेते हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि टाइप ए है या टाइप बी है। अपन को टाइप बी यूज करना है। किसी भी लेटर की चौड़ाई कितनी रखना है, अधिकतर केस में अगर नहीं दिया है कुछ भी सवाल में, अगर ऐसा आता है सवाल में, हर साल इस प्रकार का सवाल आता है कि आप ये लिखिए, पॉलीटेक्निक लिखिए सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर में, और उसकी हाइट रखिए 20 mm, और हाइट इज टू विड्थ, चौड़ाई का रेशो मान लो दिया हुआ रहता है, मान लो 7:5 रखिए। ऐसा ऐसा आता है सवाल हर साल। तो अगर रेशो कहीं नहीं दिया है कि चौड़ाई कितनी रखें, हाइट तो आपको मान लो दे दी है, मान लो 10 mm का आपको लिखना है हाइट का अक्षर, तो चौड़ाई कितनी रखें नहीं पता, तो 6:5 का रेशो मेंटेन करो, जिसमें ज़्यादा वाली हाइट है, कम वाला चौड़ाई है। और अगर सवाल में लिखा है रेशो क्या रखना है, तो वो रेशो मेंटेन करो। लेटरिंग इज जनरली डन इन कैपिटल लेटर। ड्राइंग में हमेशा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। कैपिटल लेटर को अपर केस लेटर कहते हैं। अब ये ध्यान रखना जी, कैपिटल लेटर कैपिटल कैपिटल मत पढ़ो इसको, राजधानी नहीं। अब हमेशा इसको बोला करो अपर केस लेटर। कंप्यूटर में अगर लिखोगे तो ये अपर केस कहा जाता है उसे, कभी सर्च करके देखना भले ही, यही प्रॉपर टर्म है इसकी। लोअर केस लेटर अपर का उल्टा है। अपर केस लेटर कैपिटल है, तो जिसे आप कर्सिव बोलते हैं, कर्सिव हैंड राइटिंग, वो लोअर केस लेटर कहा जाता है, छोटे अक्षर। लोअर केस लेटर को एक्चुअली आर्किटेक्चरल ड्राइंग में उपयोग करते हैं, अपन को उपयोग नहीं करना है। और कुछ लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन सुन लो। जितने भी लेटर ड्राइंग शीट में लिख रहे हैं उन सब का साइज और शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्लोप भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, किस शेड की पेंसिल से लिखी है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उनके बीच की स्पेसिंग भी मेंटेन बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब पूरी शीट में जहाँ भी लिख रहे हैं एक जैसा मेंटेन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फॉर मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन साइज,
very thin and light lines are drawn at the top and the bottom of the letters. These lines are called guidelines. मैं डायग्राम की मदद से बताता हूँ. देखो जैसे इसमें कुछ भी लिखा हुआ है तो एक सीध में सही साइज में लिखना है, उसकी मदद के लिए ऊपर और नीचे लाइन बना रखी है. ऐसी लाइन अपनी कॉपी में भी होती हैं. 2 लाइन होती है ना जिनके बीच में अपन लिखते हैं. ये लाइंस को कहते हैं गाइड लाइंस. कॉपी में जो ये लाइंस होती हैं अपन ज़रूरी नहीं है उतना ही साइज़ का अपन अक्षर लिखे हैं. तो ये 2 लाइंस हैं अगर कॉपी में, तो बीच में अपन छोटा छोटा लिख देते हैं. ड्राइंग शीट में अगर इस प्रकार की ऊपर और नीचे लाइन बनाई है, मान लो 10 mm के गैप की, तो उसके बीच में अगर जो भी लिखोगे वो ऊपर और नीचे की लाइन को टच होना चाहिए अगर कैपिटल अक्षर है तो ये जो 2 लाइन के बीच में, पूरी शीट में आप देखो कहीं भी लिखा है तो 2 लाइन खींच के उसके बीच में लिखा है ना. इन 2 लाइंस को बोलते हैं गाइड लाइंस. कौन सी लाइन? गाइड लाइंस. सबसे ऊपर लिखा है ऑलवेज यूज लाइटली ड्रॉन गाइडलाइंस विच आर द अपर एंड. तो ये भी जो लिखा है इसके भी ऊपर और नीचे एक ऐसी लाइन बनी हुई है. ये है गाइडलाइंस. इस लेटर के लिए ये वाली गाइडलाइन है. यहाँ पे जो लिखा है उसकी गाइडलाइन है, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली. इनको गाइडलाइंस कहते हैं. अभी ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं इसमें देखो आप, एक समस्या है. ये जो गाइडलाइंस हैं यहाँ पे देखो ये एल लिखा हुआ होगा, लेकिन एल का जो नीचे वाला है लाइन वो छुप गई है, वो गाइड लाइन में छुप गई है. इसमें क्या है, एक डिफेक्ट है. इसमें जो गाइडलाइंस है काफ़ी गाढ़ी बनाई हुई है, बहुत अधिक शेड की बनाई है. ये बहुत लाइट बनती है, इतनी लाइट कि ये दिखती नहीं है. इनको बहुत गौर से देखो तो ही दिखना चाहिए. लेकिन क्या है, अभी कंप्यूटर में ये दिखाना आपको वैसे ही, अगर ये क्वालिटी ढंग की नहीं हुई, आपके यूट्यूब की स्पीड ठीक नहीं हुई इंटरनेट की, तो इसकी क्वालिटी ढंग की दिखेगी नहीं. तो इसलिए इस प्रकार के फ़ोटो डालें जिसमें क्लियर दिख जाए आपको, नहीं तो समझ में दिखेगा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा. लेकिन आपको इतनी गाढ़ी लाइन नहीं बनानी है. जब भी ये गाइड लाइन बनाओगे तो ये याद रखना कि ये जो ऊपर और नीचे गाइडलाइन बनाई है इसके बीच में अक्षर लिख दिया तो फिर बाद में गाइडलाइन को मिटाते नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन को मिटाने गए तो ये अक्षर मिट जाएंगे. तो ये बहुत ही हल्के हाथों से बनाई जाती है. और उसके बाद जैसे ये मान लो एफ लिखा है, तो ये एफ के ऊपर वाली जो लाइन है ये और गाइडलाइन एक ही सीध में, एक के ऊपर एक ही आ गई है ये. तो क्या अगर ये ऊपर वाली गाइडलाइन अगर गाढ़ी बना दी तो ये और ये एफ की ऊपर वाली लाइन भी उतनी ही डार्क है, तो फिर ये एक दूसरे में छुप जाएंगी. समझ में नहीं आएगा एफ है कि क्या है ये. और ऐसा नहीं करना है कि ये गाइडलाइन बनाई और उससे थोड़ा सा नीचे ये एफ की ऊपर वाली लाइन बना दी. गैप नहीं रखना, बिल्कुल नहीं. जैसे टी बनाया ना, यह गाइडलाइन चाह रही है और टी के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी उसी लाइन के ऊपर आ रहा है. ये सही बना है. बस इसमें गलती है कि गाइडलाइन थोड़ी और लाइट होना चाहिए. हालांकि इसमें तो दिख रहा है अलग, टी वाली लाइन और गाइडलाइन में थोड़ा मोटाई में फ़र्क है, पर ये इतनी मोटी नहीं बनती गाइडलाइन, और हल्की बनती है. हाँ, यहाँ तक आ गए थे अपन. तो गाइडलाइन के बारे में पढ़ा. शेड ऑफ एवरी लेटर मस्ट बी द सेम एंड इन कंटिन्यूस थिक लाइन. अरे इसमें एन आएगा यहाँ पे, देखो मैं यहाँ एन आएगा. इन कंटिन्यूस थिक लाइन
लेटर को कैसे बनाना है, डैश वाली लाइन से नहीं बनाना है, कंटिन्यूअस थिक लाइन से बनाना है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। इसके लिए या तो एच या HB पेंसिल का उपयोग करना है। आखिरी पॉइंट इस स्लाइड का क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स मस्ट बी एटलीस्ट विजुअली इक्वल। जो लेटर लिख रहे हैं ABCD जो भी, उनके बीच में जो आपस में दूरियां हैं वो कितनी रखनी है, हाइट ऑफ लेटर बटा 10 गुणा 2। नहीं समझ में आया तो 1-2 mm रख लो, ठीक है। अगर 10 mm साइज का लेटर है तो 2 mm उसके अक्षरों के बीच में दूरी रखनी है। अब ये नाप के करोगे शुरू में तो आप, लेकिन जब आपका हाथ माहिर हो जाएगा तो आप बिना नापे ही बनाते जाओगे। तो कंडीशन ये है कि स्पेसिंग उनकी कम से कम दिखने में तो बराबर लगना ही चाहिए। चलो ठीक है, माना थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो गई, बहुत ही ज़्यादा नापोगे तो थोड़ा सा अंतर शायद लगेगा, लेकिन दिखने में नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन वर्ड मस्ट बी इक्वल टू हाइट। जैसे इंजीनियरिंग लिख लिया, फिर ड्राइंग लिखा, तो दो शब्द हो गए, उनके बीच में दूरी ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि शब्द ये वाला पहला वाला कब ख़त्म हुआ और दूसरा वाला कब शुरू हुआ। तो उनके बीच में दूरी आप उतनी रख लो जितनी हाइट है वर्ड की, 10 mm। अगर जगह कम है तो थोड़ी कम भी रख सकते हैं, 5 mm रख लेना। जैसे ये है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इनमें बीच में गैप कम रखा है, लेकिन ये अगले शब्द और पहले वाले शब्द के बीच में गैप ज़्यादा है, इसकी बात। तो ये मेरे पास पेज है, मेरे पास पेंसिल्स हैं, ये है नॉर्मल अपनी HB पेंसिल, और ये है, दिख रहा है, 4H पेंसिल। मेरे पास एक बड़ी स्केल भी है और एक छोटी स्केल भी है। मैं छोटी स्केल की मदद से लेटरिंग करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मैंने आपको बताया था, हार्ड पेंसिल से बहुत ही कम मोटाई की बनानी है। देखो, स्केल रख ली, और देखो मैं अपने हाथ से दबाव बहुत कम बनाऊंगा। एक लाइन बनी है, शायद आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो मैं पन्ने को थोड़ा कैमरे के पास लाके दिखाता हूँ। ये दिख रही है, ये रही लाइन, ये रही, एकदम हल्की सी लाइन। ऐसी बनना चाहिए गाइडलाइन। अब इसी के मैं 10 mm नीचे एक और गाइडलाइन बनाता हूँ। यहाँ से मैं 10 mm नीचे गया, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, यहाँ से भी मैं 10 mm नीचे गया, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, फिर वापस इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। हाथ का प्रेशर बहुत कम, ये एक और गाइडलाइन बन गई। बीच में थोड़ी ज़्यादा ही हल्की हो गई, थोड़ी सी। तो इन दोनों गाइडलाइन के बीच में मुझे लिखना। तो अब मैं नॉर्मल पेंसिल अपनी उठा लूँगा, स्केल का फ़िलहाल मुझे काम नहीं है। हाँ, अभी 10 mm ऊंचाई है, तो चौड़ाई कितनी रखनी है, मान लो 6 mm। तो मैंने 6 mm दूरी पे एक गैप बना लिया, एक पॉइंट बना लिया। अब 2 mm की दूरी पे एक पॉइंट बनाऊंगा, यहाँ से मेरा अगला वर्ड शुरू होगा, जैसे A फिर B, फिर B मुझे 6 mm का बनाना है, तो मैं यहाँ से 6 mm ले लूँगा। अब ये मेरे हो गए 6 और 2 8। अब यहाँ से 6 mm और लेंगे तो हो जाएंगे
ये हो गए, है ना 14 mm। दिख नहीं रहा होगा, इतना बारीक है। फिर उसके बाद फिर 2 mm का गैप, फिर उसके बाद 6 mm। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। अब देखो मेरी प्रैक्टिस है तो मैं लिख पाऊंगा आसानी से, होपफुली। बहुत दिन हो गए। ये है सिंगल स्ट्रोक लेटर। एक बार में पेंसिल एक ही जगह चल रही है। मैं यहाँ पे एक गलत तरीके से बना के दिखाता हूँ ए। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरा पेंसिल दिखे चलते हुए, इसलिए थोड़ा हाथ टेढ़ा कर रहा हूँ। ये सिंगल स्ट्रोक है ना। अभी थोड़ा टेढ़ा बन गया क्योंकि मैं पेंसिल टेढ़ी करके बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैंने एक बार में ही लिखा, पेंसिल दोबारा एक जगह नहीं चलाई। अब देखो मैं डबल स्ट्रोक बनाता हूँ, एक स्ट्रोक डबल स्ट्रोक। मैंने एक ही जगह पे पेंसिल 2 बार चला दी, है ना। ये गलत है। इससे जो मोटाई मिलती है पेन लाइन की, वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सिंगल स्ट्रोक में अगर ए लिखेंगे तो ए से ए बन जाएगा। हालांकि ये गलत है, ये तीनों ही तरीके से लिखना गलत है, क्योंकि ये सही तरह से नहीं लिखा है इसको। अभी ये हाइट सेम नहीं है, आड़ा तिरछा बना दिया, ये गलत है ना। अगर ए को हम ऐसे बनाए तो ये गलत है ना। ये भी ए गलत है, ऐसा ए नहीं बनेगा, ऐसा ए नहीं बनेगा, ए बनेगा ऐसा। ये सही तरीका है ए बनाने का हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बाकी आपको जैसे लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। बी बनाता हूं मैं। बी का डंडा एक ही बार में बना दिया मैंने, दोबारा पेंसिल नहीं चलाई, सिंगल स्ट्रोक है। ये बन गया बी। सी बनाऊंगा मैं इसके बीच में, ये बन गया सी। डी बनाऊंगा, डी। देखो डी ऐसा भी बन सकता है, पर ये जो निकले हुए हैं बाहर, ये नहीं निकालने हैं आपको। आपको डी बनना चाहिए एक डंडी और उसके ऊपर ऐसा, इससे बाहर नहीं निकलना है, ऐसा डी बनना चाहिए। ई, पहले एक डंडी बना दी। अब ई की ऊपर वाली डंडी, ये जो गाइडलाइन जा रही है इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए बनाना है। ऐसा नहीं है कि ये गाइडलाइन है तो ई का डंडा अपन ने यूं बनाया फिर ऐसे ही बना दिया, इसमें गैप हो गया ना। ये गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा ई बना दिया, ये गलत है। दिस इज नॉट राइट। इसलिए गाइडलाइन बहुत हल्की बनाना पड़ती है। एफ, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। कैसे बनेगा? ओ में एक ये लाइन बनेगी, ये हो गया क्यू। फिर से गाइडलाइन बनाता हूं मैं। ओहो, पेंसिल गिर गई, नोक बच गई। इसी के समानांतर एक और लाइन बना लेता हूं मैं। अब देखो ये गाइडलाइन ऐसी नहीं बनेगी। यहाँ देखो गाइडलाइन डार्क बनी है, यहाँ लाइट, यहाँ पे जितनी लाइट बनी है उतनी लाइट पूरे में बनना चाहिए। मैंने जल्दबाजी में हाथ का प्रेशर सही नहीं रखा, तो देखो मुझसे गलती हो गई। रबर कहाँ है? रबर मिला। रबर से मिटाने के बाद भी गंदगी तो रहती है। 10 mm नीचे। अच्छा, थोड़ी सी नोक आगे से मेरी टूट गई है,
इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। चलो, ये गाइडलाइन बनी है, बहुत हल्की बनी है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, कोई बात नहीं। क्यू के बाद अब मैं HB पेंसिल उठा लूंगा। ये गाइडलाइन बनाई थी 4H पेंसिल से। क्यू के बाद R S T U V W ऐसे बनेगा। दोनों लाइन वर्टिकल हैं और बीच में इंक्लाइंड है। कुछ लोग W ऐसा बनाते हैं, ये नहीं बनाना है। ये दोनों जो पैर हैं ये वर्टिकल रहेंगे। M के भी ऐसा ही है, M का भी वर्टिकल पाँव है, ऐसा M नहीं बनाना है। N भी ऐसा नहीं बनेगा, टेढ़ा आड़ा नहीं। X Y Z अच्छे से देख लो, ABCD जो मैंने लिखी है वैसे ही आपको किताब में भी मिलेगी। बहुत कम अंतर हो सकता है, शायद ये G मेरा और अच्छा बन सकता था, है ना। आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना है सब कुछ। इधर R का जो मैंने लाइन बनाई है ये हल्की सी कर्व आ गया है इसमें, ये एकदम स्ट्रेट बनना चाहिए। और ये प्रैक्टिस होगी तो बनती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें सिंप्लिसिटी रखनी है, इसमें आपको सजावट के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। जैसे ये इस प्रकार के ABCD नहीं, कर्सिव वाले, कैलीग्राफी वाले ऐसे नहीं बनाने। इसके अलावा 1 2 3 4 और मैं बता देता हूँ। 0 1 1 का डंडा, फिर नीचे उसका डंडा। 2 जैसा छपा आता है किताब में वैसा 2, ऐसा 2 नहीं बनाना है, ऐसा नहीं बनेगा। 3 ये थोड़ा सा कम अच्छा बना है मुझसे, ऐसा 3। 4 ऐसा 4 बनेगा, ये 4 नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9 टेढ़ा हो गया। 9 ये आपको लिखना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको लिखना है। अब देखो मेरी प्रैक्टिस है तो मैं बिना गाइडलाइन के भी, गाइडलाइन ये जो ऊपर नीचे बनाई है इसके बिना भी मैं देखो अच्छा लिख के दिखा सकता हूँ। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में एग्जामिनर जो चेक करेगा वो यही चेक करेगा कि आपने गाइडलाइन बना के लिखा है कि नहीं। तो देखो मैं पॉलिटेक्निक लिख के दिखाता हूँ। सारे अक्षर एक समान, सब वर्टिकल परफेक्ट, सबके बीच में गैप दिखने में एक जैसा। ये लिख दिया पॉलिटेक्निक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इसलिए गाइडलाइन एक नीचे की तो बनाना चाहिए। चलो अब देखो 4H पेंसिल की जगह HB पेंसिल से मैं अगर हल्के हाथ से लाइन बना भी दूं तो भी वो डार्क बनती है ना। इसमें मैं इंजीनियरिंग लिख के दिखाता हूँ। देखो मैंने बिना गाइडलाइन के लिखा तो भी काफ़ी हद तक ठीक लिख दिया है,
यह लिखने के सवाल आते हैं तब आपको ऐसे फटाफट नहीं लिखना है, तब तो आपको प्रॉपर नाप तोल के लिखना है। जैसे ऊपर ये सब बनाया, 2 mm का गैप का भी पॉइंट बनाया मैंने, ऐसे नाप नाप के लिखना है। ये तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अब आप नौकरी में जब इसकी ड्राइंग बनाओगे तो इतनी हाथ सज जाना चाहिए कि ऐसा लिख पाओ, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ। या आरसीसी डिज़ाइन का सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसका ड्राइंग बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो फटाफट इसे हाथ से लिखना आना चाहिए। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य था। कैसे नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है। ऐसे नहीं लिखना है ना, और ऐसे ऐसे करके कैसे भी शुरू होगा, ये भी गलत तरीका। ये पहचान में आ जाएगा कि आपने नहीं, जैसी सफाई इसमें आई है ऐसी नहीं मिलेगी आपको। और इसमें देखो गाइडलाइन ऊपर और नीचे की, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही पढ़ने में, वो उसको इग्नोर करना आसान है। ऐसी हल्की गाइडलाइन बनानी और वो 4H से ही बनेगी। ये HB पेंसिल से कंजूसी में बनाओगे तो सही नहीं बनेगी। ठीक है। तो तो रही थी गॉथिक लेटर, अपने को पता होना चाहिए क्या होते हैं। जो बीच का तना होता है वो थोड़ा मोटा होता है, उसी तरह से पूरे लेटर को लिखने में जहाँ जहाँ भी लाइन बना रहे हैं उसको मोटी लाइन बनाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उसका आउटलाइन आउटलाइन बना लेते हैं और बीच के हिस्से में फिर इंक भर देते हैं। तो ये पुराने टाइम में यूज़ होती थी, मुझे ऐसा लगता है इंक से जब ड्राइंग का लिखने का काम होता था। ये कंप्यूटर से जब से काम होने लगा है ये नहीं होता है उपयोग। तो ये गॉथिक लेटर मेन टाइटल लिखने में काम आता था इंक से, बाकी पूरी ड्राइंग में गॉथिक लेटर नहीं लिखना रहता है। अभी अपने को ये तो लिखना ही नहीं गॉथिक लेटर। तो आज क्या पढ़ा अपन ने, लेटरिंग क्या होता है, सिंगल स्ट्रोक लेटर क्या होते हैं, उसमें टाइप ए और टाइप बी क्या होते हैं, याद है। टाइप ए में H/14 करते हैं, हाइट को 14 हिस्सों में विभाजित करते हैं और गैप कितना रखते हैं 2 अक्षरों में, 2 टाइम्स H/14। और गॉथिक और टाइप बी में हाइट का 10 हिस्से कर लेते हैं H/10 और फिर 2 का गुणा कर देते हैं, उतना स्पेसिंग रखते हैं। गॉथिक लेटर और सिंगल स्ट्रोक लेटर में क्या अंतर है, सिंगल स्ट्रोक लेटर में पेंसिल को एक ही बार में, एक एक लाइन को एक ही बार में पेंसिल चला के बनाते हैं, और गॉथिक लेटर में अपन मोटी मोटी लाइन बना के उससे पेंसिल से बना बना के उससे लेटर बनाते हैं। और गाइडलाइन क्या होता है, जो भी अपन लिखते हैं अक्षर, उसके नीचे और ऊपर 2 लाइन बना देते हैं जो आपस में समानांतर होती है और बहुत ही पतली होती है। उन दोनों के बीच में अपन लिखते हैं, जो भी लिखते हैं उनको बोलते हैं गाइडलाइंस। और अपन ने पढ़ा हाइट ऑफ लेटर्स के बारे में। आप 10 mm रखो, 5 mm रखो, फिर 7, 14 रखो, कोई भी एक मतलब, और या 20 mm रख लो। हाइट इज टू विड्थ रेशो कितना होना चाहिए, ये या तो सवाल में आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं तो 6:5 मान के चलना है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। अपन पढ़ेंगे डायमेंशन लाइंस क्या होती हैं, एरो हेड्स क्या होते हैं, अपन पढ़ेंगे एक्सटेंशन लाइंस क्या होती हैं, और अपन पढ़ेंगे जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग। और अपन पढ़ेंगे डायमेंशनिंग की, डायमेंशन के 2 तरीके भी होते हैं। इतना ठीक है।
तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन लाइन क्या होती हैं, एरो हेड क्या होते हैं, एक्सटेंशन लाइन के क्या होती हैं, डायमेंशन को कैसे कैसे दर्शाया जा सकता है ड्राइंग शीट में, उसके रूल्स क्या हैं, है ना। अब आपके लिए असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट को हल्के में मत लेना। इसमें भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ड्रॉ द अल्फ़ाबेट्स A to Z, ABCD से लेके Z तक के सारे अल्फ़ाबेट आपको लिखने हैं। A4 साइज़ का पेपर आप लो, जो जो अपने फोटोकॉपी वाले के पास मिलता है, उस पे आप गाइडलाइन बनाओ, और गाइडलाइन समानांतर होना चाहिए और प्योर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और दोनों गाइडलाइन के बीच में एग्जैक्ट 10 mm का गैप रखो, और फिर आप बनाओ उसको। उसके बीच में आप लिखो ABCD, ऐसे लेके A से Z तक बनाना है, और लेटर की चौड़ाई आप रखो 6 mm। और ये आपको आसान लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, पर ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं किया तो फिर कर नहीं पाओगे ड्राइंग का काम। हर साल एक सवाल तो आता ही आता है, चाहे पुराने पेपर उठा के देख लो, जिसमें लिखा रहता है कि सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर से इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखो, 4 नंबर का सवाल। पॉलिटेक्निक लिखो, 3 नंबर का सवाल। सिविल इंजीनियरिंग लिख लो, 6 नंबर का। ऐसे आते हैं, ऐसे 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, इसके आसपास का आता है हर साल। और उसमें यही महत्वपूर्ण है, जैसे क्या कि सफाई से लिखा हो, समान अक्षर हो, और गाइडलाइन ऊपर और नीचे इतनी हल्की बनी हो कि दिखे ना। बहुत गौर से देखो, पास से तो दिखना चाहिए। तो आपके लिए उसी सवाल का एक प्रैक्टिस वाला सवाल है। राइट इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स विद हाइट इक्वल टू 14 mm। हो सकता है एग्जाम में 10 mm 20 mm लिखी हो। एंड रेशो ऑफ हाइट इज टू विड्थ 7:4। अगर आपको हाइट दी हुई है 14 mm, तो विड्थ आप निकाल सकते हो क्या? हाइट और विड्थ का रेशो दिया हुआ है, निकाल सकते हैं। इससे निकालो कि चौड़ाई कितना होना चाहिए, वो कैलकुलेशन भी करना है, और फिर उस चौड़ाई को मेंटेन करते हुए 14 mm हाइट को मेंटेन करते हुए ये आपको लिखना है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ड्राइंग, पॉलिटेक्निक इंडियाज ग्रेट, और सिविल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग की स्पेलिंग आती है कि नहीं? पॉलिटेक्निक की आप में से कई लोगों को शायद नहीं आती, तो याद कर लेना। कोई पूछेगा और ये बता ना पाओ तो बड़ा बुरा लगेगा। और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ये NPTEL IIT के प्रोफेसरों ने ये एक कोर्स बनाया है, उसका आप कंटेंट देख सकते हो। ND भट्ट की किताब पढ़ सकते हो। चलो आज के लिए बस, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।